हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ओम्स लॉ और टुडे वी डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। हमने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस के अंदर किया था कि रेजिस्टेंस जो हमारे पास है किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था रेजिस्टेंस जो है ना वो आपका किसी भी ना तो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है ना ही करंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने आप लोगों को ये बताया था कि रेजिस्टेंस हमेशा कंडक्टर की डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम उसी को लेके चलेंगे, उसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास इसी में लेके चल रहे हैं आज हम। तो हमारा जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या दूसरा नाम कह सकते हैं हम इसको रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास किसी भी कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जैसे हमारे पास कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, एक स्लैब ले लीजिए। अब इस स्लैब को आपने एक स्लैब और इसी के साथ अटैच कर दी, मतलब लेंथ को आपने डबल कर दिया। तो अगर आप लेंथ को डबल करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर आपने लेंथ को डबल किया, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ को अगर आपने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी आपका डबल हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन कर दिया जाए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के और इनवर्सली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जैसे मान लो दो स्लैब को ऐसे ऊपर नीचे जोड़ दिया तो भी हमारा करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल अगर मान लो दोनों कंडक्टर के अक्रॉस में V पोटेंशियल अप्लाई करता हूं तो आपका करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो भी आपके पास अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस हमारा हाफ हो जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया आपने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आपने हाफ कर दिया तो आपका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपके पास अगर आपने इसको डबल कर दिया तो जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, आपका पुराने वाले का हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डबल हो चुका है। समझ में आई बात? मतलब आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली है एरिया के। इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम कांस्टेंट लेके चलते हैं रो। ये जो रो है ना इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू क्या गया हमारे पास, R इंटू ए अपॉन में L। इसी कांस्टेंट को हम नाम देंगे यहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारे पास इसी के अंदर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप का पूछा जाता है आपसे, कि जैसे आपको ये बोला जाता है कि लेंथ को डबल कर दिया। जैसे मैंने अभी बताया एक स्लैब ये थी, एक स्लैब ये थी। अब ये भी L लेंथ की है, ये भी L लेंथ की है, दोनों को कंबाइन करके लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस हमारा डबल हो जाएगा। बट अगर आपको ये बोला जाता है कि ये हमारे पास एक वायर है L लेंथ की और इसको स्ट्रेच करके डबल कर दें, तो जब स्ट्रेच करके डबल करते हैं तब आपका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L स्क्वायर के। कैसे? क्योंकि जब हम स्ट्रेच करके डबल करेंगे तो वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी हमने निकाला है R आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली एरिया। इसको L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपके पास। तो ये क्या बन गई हमारे पास, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो उसकी कांस्टेंट रहेगी। यहां से हम कह सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। कब? इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L स्क्वायर के। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ऐसे ही अगर मान लो रेडियस की साइड से इंक्रीज हो रही है, रेडियस इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो इस केस में देखो अभी मैंने बताया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली एरिया के। अब इसी को भी जैसे आपने यहां पर L से मल्टीप्लाई किया था ऐसे एरिया से कर दो, तो यहां पर भी वॉल्यूम वही रहेगी कांस्टेंट, रेडियस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उस केस में वॉल्यूम तो उतनी है, तो ये तो बन गई वॉल्यूम हमारे पास, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो R आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ एरिया के। या हम कह सकते हैं R जो रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस के, क्योंकि एरिया जो है किसी भी कंडक्टर एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ रेडियस के। तो रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्थ पावर ऑफ रेजिस्टेंस के।
तो ये था हमारे पास टॉपिक, इसी के अंदर हमने डिस्कस किया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखना, अगर आपको ये बोला जाता है स्ट्रेच करके, तो उस केस में स्ट्रेच में वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट हो जाती है, तो रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ लेंथ के। और वैसे अगर अटैच करके डबल किया है तो डबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारे पास दोनों केसेस, इसी के अंदर अभी हमने निकाला है। रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसी के अंदर। अब इसी के अंदर हम निकालते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। अब जैसे अभी हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू हमारे पास आ गया रो L बाई ए। इसकी यूनिट की बात करें हम, यूनिट क्या हो जाएगी रेजिस्टिविटी की? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू क्या आया, R इंटू ए अपॉन में L। यूनिट निकालो, रेजिस्टेंस की क्या होती है भाई, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन में लेंथ की मीटर, 1 मीटर कैंसिल आउट, क्या आ गया हमारे पास, ओम मीटर। ये हमारे पास एक इसकी एसआई यूनिट होगी। और ओम मीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिससे हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ये डिवाइस का भी नाम, मतलब इंस्ट्रूमेंट का भी नाम होता है ओम मीटर, जिससे हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट हो गई। वैसे अगर हम ओम्स लॉ के अंदर हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं। ओम्स लॉ से जो रेजिस्टेंस आया था R इज इक्वल टू क्या था, M इंटू L अपॉन में N E स्क्वायर A टॉप। ये E है स्मॉल E, इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फर्स्ट और सेकंड को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कंपेयर करें, क्या रिजल्ट मिला, रो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी, L बाई ए को छोड़ दो तो हमारे पास किसके इक्वल आई, M अपॉन में N E स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहें, ये डिपेंड करती है नंबर डेंसिटी, और नंबर डेंसिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। और दूसरा हमने बताया रिलैक्सेशन टाइम, टो जो है ये रिलैक्सेशन टाइम, मतलब रेजिस्टिविटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी के, और या कह सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम टो के। अगर हम बात करें मेटल या कंडक्टर की, तो मेटल और कंडक्टर के अंदर हमने बताया था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो आपके पास टो है रिलैक्सेशन टाइम टो, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे रेजिस्टेंस का इफेक्ट होता है वैसे रेजिस्टिविटी का होता है। आगे बात समझ में? तो ये था हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के अंदर। वही मेटल का टेम्परेचर का सेम इफेक्ट रहेगा इसी के अंदर। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो हमारी नेचर ऑफ मटेरियल या कहीं नंबर डेंसिटी पे और रिलैक्सेशन टाइम टो के ऊपर डिपेंड करती है, ये डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मतलब ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दें, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट डिपेंड ओनली ऑन नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। और नंबर डेंसिटी आपको पता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, इसी के अंदर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसी के अंदर दो छोटे छोटे टॉपिक हम और करते हैं इसी के अंदर। आपके पास जैसे एक हमारे पास आता है इसी के अंदर, छोटी छोटी टर्म्स हैं इसी से रिलेटेड। जैसे आपके पास आ गया हमारे पास, अब बात करता हूं मैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट फॉलोइंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के अंदर करंट फॉलोइंग पर यूनिट एरिया, J से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। जैसे हमारे पास ये है कोई भी एरिया और ये इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है नॉर्मली इसी के अंदर, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया, वो होगी इसकी करंट डेंसिटी। ठीक है, इसकी अगर हम यूनिट निकालें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, करंट की क्या होती है एम्पियर, और एरिया की पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। लेकिन अगर मान लो एरिया हमारा नॉर्मली परपेंडिकुलरली नहीं है, किस टाइप से है, मान लो इस टाइप से आपके पास, ये आपके पास कुछ एंगल बना रहा है थीटा,
ठीक है। एंगल अगर आपके पास बनाने लग रहा है इसके साथ, ये एरिया हो गया हमारे पास, अगर ये एंगल बना रहा है तो उस केस में करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, J इजिकल टू, अभी मैंने बताया करंट पर यूनिट एरिया, एरिया की जगह इधर कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a cos थीटा इस साइड में। समझ में आई बात, नहीं आई? ये तो आपके पास था इस साइड में, और इधर ऐसे इसका कंपोनेंट ये कौन सा हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि यहां से अगर आप इसकी वैल्यू निकालें करंट की, तो I इजिकल टू क्या हुआ, J इंटू a cos थीटा, J इंटू a cos थीटा, या हम कह सकते हैं J डॉट a वेक्टर के अंदर। तो करंट तो हमारे पास क्या एक स्केलर है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो जिधर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं उधर इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये थी हमारे पास इसी के अंदर करंट डेंसिटी। अब इसी के अंदर एक छोटी सी टर्म और आती है, जैसे मान लो एरिया हमारे पास किसी भी सरफेस के अंदर डिवाइड कर रखा हो, तो उस केस में हम करंट को क्या लेके चलेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट ds। क्योंकि जैसे मान लो अलग अलग सरफेस हो और उसके अंदर हो, तो उस केस में हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, कैसा भी मतलब सरफेस इंटीग्रल लेके चलते हैं J डॉट ds। जैसे कैसी भी सरफेस आपके पास शेप दे रखी है तो करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, J डॉट ds। ये था आपके पास इसी के अंदर करंट डेंसिटी। और दूसरा हमने डिस्कस किया आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगला टॉपिक लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।